नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष बीए तृतीय वर्ष के शिक्षण बिंदु मैथिली शरण गुप्त पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हम पूर्व में मैथिली शरण गुप्त की रचना के कई अनुताप, उर्मिला व यशोधरा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आपको ज्ञात है कि मैथिली शरण गुप्त ने ऐतिहासिक स्त्री पात्र जो कि किसी कारण प्रकाश में न आ सकी, ऐसी उपेक्षित स्त्री पात्रों को उभारने का प्रयास किया, जिसके 3 पात्र कैकेयी, उर्मिला व यशोधरा के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना साकेत के काव्य सौष्ठव के बारे में चर्चा करेंगे। यदि मैथिली शरण गुप्त के जीवन चरित्र को देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में उत्तर प्रदेश के चिर गांव में हुआ, जो कि झांसी जिले में स्थित है। इनके पिता सेठ रामचरण जी स्वयं कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं वेश्योपकारक में छपी, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त जी के गुरु एवं प्रेरक थे। उन्होंने उनकी प्रेरणा को स्वीकार करते हुए श्लिष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इस प्रकार से अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता को शिष्ट शब्दों में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। अब इनकी हम यदि रचनाओं के बारे में देखें तो गुप्त जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें सर्वप्रथम रंग में भंग जो 1909 में प्रकाशित हुई, उसके बाद 1910 में जयद्रथ वध, 1912 में उनकी एक प्रसिद्ध रचना भारत भारती प्रकाशित हुई, जिनसे इनका यश और कीर्ति काफ़ी बढ़ गई। 1925 में पंचवटी, 29 में झंकार और 1931 में इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना और इनका महाकाव्य साकेत प्रकाशित हुआ। 1932 में यशोधरा, 36 में द्वापर, 52 में जय भारत और 57 में विष्णु प्रिया प्रकाशित हुई। यदि इनके अतिरिक्त भी देखें तो गुप्त जी ने प्लासी का युद्ध, मेघनाद युद्ध, वृत्र संहार नामक अनुदित काव्य भी रचे हैं। अब हम आज के मुख्य शिक्षण बिंदु साकेत का काव्य सौष्ठव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में रामकथा पर कई महाकाव्य लिखे गए हैं, जिनमें तुलसीदास का रामचरितमानस, केशव की रामचंद्रिका और मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत प्रमुख हैं। कवि को इसके निर्माण की प्रेरणा भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से ही प्राप्त हुई, जिन्होंने सरस्वती में प्रकाशित एक लेख में कवियों से आग्रह किया था कि वे रामकथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला पर कुछ लिखें। इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए गुप्त जी ने साकेत की रचना की। साकेत को लिखने में उन्हें 15 वर्ष लगे। इसका प्रारंभ तो उन्होंने 1916 में ही कर दिया था, लेकिन 1931 में जाकर यह प्रकाशित हुई। काव्य सौष्ठव में यदि बिंदुवार चर्चा करें तो पहला बिंदु है इस महाकाव्य का नामकरण।
साकेत का नामकरण देखें तो स्थान विशेष के आधार पर किया गया है। यह अयोध्या का ही दूसरा नाम है। कवि ने अपना ध्यान अयोध्या पर ही केंद्रित रखा है और इस महाकाव्य की घटनाओं का केंद्र बिंदु भी अयोध्या ही रहा है। चित्रकूट की घटनाएं अवश्य अलग हैं, किंतु वहाँ भी कवि ने यह कहकर कि आज सारा साकेत यही है, अयोध्या वासियों की उपस्थिति चित्रकूट में भी दर्शा दी है। अगला बिंदु देखें तो वह है खंड व सर्ग, जैसे हम खंड, भाग या सर्ग भी कह सकते हैं। साकेत में कुल देखें तो 12 सर्गों में राम कथा का समावेश किया गया है, किंतु कवि का जो मूल ध्यान है वह उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त करना रहा है। साकेत के 2 सर्ग अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। एक 8वां सर्ग, जिसमें चित्रकूट में हुई सभा में कैकेयी के अनुताप को दिखाया गया है, और कैकेयी अनुताप नामक काव्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और दूसरा है 9वां सर्ग, जिसमें विरहिणी उर्मिला की विरह वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। यह बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति है, और उर्मिला नामक कविता भी हम पढ़ चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त ने परंपरागत राम कथा में कुछ मौलिक उद्भावनाओं का समावेश भी किया है, और उक्त दोनों प्रसंग इसी के अंतर्गत समझे जाने चाहिए। इसके बाद यदि इस महाकाव्य को देखें तो तीसरा बिंदु हम कह सकते हैं कि यह महाकाव्य नायिका प्रधान महाकाव्य है, और उर्मिला ही इस महाकाव्य के केंद्र बिंदु में। अतः इस महाकाव्य के केंद्र पात्र के पद पर उर्मिला को ही प्रतिष्ठित करना उचित जान पड़ता है। उर्मिला में नायकत्व के लिए अपेक्षित सभी विशेषताएं भी है। इस प्रकार इस महाकाव्य को नायिका प्रधान महाकाव्य कहा जा सकता है। अगली इसकी विशेषता की तरफ ध्यान दें तो साकेत में कवि ने प्रकृति की मनोरम झांकी का वर्णन किया है। साकेत में प्रकृति की मनोरम झांकी अंकित की गई है। 9वें सर्ग में षड ऋतु वर्णन करते हुए प्रकृति का चित्रण आलंबन एवं उद्दीपन रूप में किया गया। विरहिणी उर्मिला को कोयल की जो कूक है वह हूक भरती हुई सी लगती है, और कवि लिखता है कि वह कोयल जो कूक रही थी आज हूक भरती है। इस प्रकार से प्रकृति की मनोरम छटा इस महाकाव्य में दिखाई देती है। अगली विशेषता की तरफ ध्यान दें तो अगली विशेषता है युग चित्रण। साकेत में कवि ने युग चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आंदोलन की झलक भी इसमें आ गई है। भरत का जो कथन है वह आपके सामने है। भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में। यहाँ भारत लक्ष्मी का अभिप्राय सीता के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता से भी है। दूसरी तरफ राम जब वन गमन के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हमें अयोध्यावासी गांधी जी के समान सत्याग्रह करते दिखाई पड़ते हैं। कवि क्या लिखता है देखिए, जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, यो कह पथ में लेट गए बहुजन वहाँ। इस प्रकार आपने देखा कि युग चित्रण का पूर्ण रूप से समावेश इस महाकाव्य की प्रमुख विशेषता रही है, और कवि ने भी युग चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। अगली विशेषता देखिए कि यह महाकाव्य भावों एवं रसों से परिपूर्ण सरस काव्य ग्रंथ है।
साकेत विविध भावों एवं रसों से परिपूर्ण सरस काव्य ग्रंथ है। संयोग श्रृंगार का इसमें मर्यादित चित्र है तथा वियोग वेदना का मार्मिक चित्रण इस ग्रंथ के नवम सर्ग में उपलब्ध होता है। चित्रकूट में जब उर्मिला लक्ष्मण को देखकर यह कहती है कि तुम मेरे ही उपवन के हरिण हो, इस प्रकार क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हें अपने बंधन में नहीं बांधूंगी, तुम निश्चिंत रहो। तब उसकी आंतरिक वेदना अनायास ही व्यक्त हो जाती है और कवि उसको व्यक्त करते हुए कहता है, मेरे उपवन के हरिण आज वंचारी, मैं बांध न लूँगी तुम्हें, तजो भय भारी। इस प्रकार से विविध भाव और रसों का परिपूर्ण इस काव्य ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगली विशेषता की तरफ बढ़ें और यदि भाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि कवि ने साकेत में कला का भी पूर्ण परिचय दिया है। व्याकरण सम्मत शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी में इस महाकाव्य की रचना की गई, जिसमें यत्र तत्र लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता भी विद्यमान है। कहीं कहीं पर कवि की शैली में छायावादी तत्व भी दिखाई देते हैं। भाषा में हम देखते हैं कि सर्वत्र भावानुकूलता एवं चित्रोपमता का गुण भी विद्यमान। इस प्रकार से शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी में इस महाकाव्य की रचना कवि ने की है। अगली विशेषता और अंतिम विशेषता जिसे कह सकते हैं उसकी तरफ चलें, जो कि अलंकार योजना। तो देखते हैं कि इस महाकाव्य की अलंकार योजना वास्तव में आकर्षक है और कवि ने मुख्य रूप से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग अपने महाकाव्य में प्रमुखता से किया। यों तो सभी अलंकारों का प्रयोग गुप्त जी के इस महाकाव्य में है, फिर भी प्रमुख रूप से निम्न अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपने महाकाव्य में किया। अब यदि हम अंत में इस महाकाव्य के महत्ता को देखते हैं और उसके लिए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो कथन है वो वास्तव में ही बड़ा ठोस प्रतीत होता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने साकेत की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि साकेत काव्य का साहित्यिक जगत में जो सम्मान है, हिंदी के ऐतिहासिक विकास में उसकी जो देन है, युग चेतना के नवोन्मेष उसमें अपनी आभा बिखेर रहे हैं, उन्हें देखते हुए साकेत को महाकाव्य न कहना अन्याय होगा। वास्तव में ही साकेत हम देखते हैं कि महाकाव्य ही नहीं अपितु आधुनिक हिंदी युग का प्रवर्तक महाकाव्य हम इसे कह सकते हैं। इस प्रकार इस महाकाव्य साकेत के काव्य सौष्ठव के बारे में हमने अध्ययन किया जाना और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।